नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज। टॉप 9 न्यूज में हम फिर हाजिर हैं लेकर दिन भर की 9 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर और झारखंड दोनों ही राज्यों में सुबह से आज मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों की माने तो जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी दोनों ही सीटों से चुनाव हार चुके हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा के शुरुआती चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। झारखंड में जहां बीजेपी गठबंधन को 81 में से 41 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पीडीपी ने फिलहाल 30 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस 12 सीटों पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अब इस राज्य में सत्ता को लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। दरअसल अगर बात करें आंकड़ों की, तो पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन सियासी जानकार ये भी मानकर चल रहे हैं कि पीडीपी कांग्रेस का समर्थन ले सकती है। अब बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर 81 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन कुल मिलाकर 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा कांग्रेस 6, जेएमएम 19, जेवीएम 7 और अन्य 9 सीटों पर बढ़त हासिल किए हुए हैं। अब यहाँ पर तो बीजेपी पूरी तरह से सत्ता में आती दिख रही है। फिलहाल अब पूरी सियासत जम्मू कश्मीर पर आकर रुक गई है, क्योंकि यहाँ पर कई समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। कल जंतर मंतर पर महाधरने के दौरान जनता परिवार के 6 दलों ने भाजपा की सरकार को विभाजनकारी राजनीति के मुद्दे पर जमकर घेरा। कल जंतर मंतर पर जनता परिवार की 6 पार्टियों ने महाधरना देते हुए भाजपा सरकार की विभाजनकारी राजनीति को आड़े हाथों लिया। जनता परिवार ने पीएम को झूठा कहते हुए कहा कि वो काले धन पर अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर रहे। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने पुरानी बातों को भुलाकर भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही और साथ ही ये वादा भी किया कि इसके बाद भारतीय राजनीति में एक नई गाथा लिखी जाएगी। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर और डीपी त्रिपाठी ने भी मंच साझा किया, जबकि ममता बनर्जी ने डेरेक ओब्रायन के जरिए समर्थन की चिट्ठी भेजी। हालांकि ब्रायन महाधरना स्थल पर नहीं आए। इन पार्टियों के विलय की दिशा में पहला ठोस कदम माने जा रहे इस महाधरने में जनता दल के नेता व पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, इंडियन नेशनल लोकदल के दुष्यंत चौटाला और समाजवादी जनता पार्टी के कमल मोरारका ने भी शिरकत की। नेताओं ने याद दिलाया कि जनता परिवार अतीत में 3 गठबंधन सरकारें बना चुका है। शरद ने कुछ भाजपा नेताओं के विवादित बयानों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आपको कितने वोट मिले हैं? 31%। आपने सिर्फ एक चुनाव जीता है। हमने 3 बार सरकार बनाई है। कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही। हमने कभी भी ये सब नहीं किया। अपने वादों को पूरा कीजिए या फिर आप कुर्सी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर लगी रोक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। दरअसल वकीलों द्वारा की गई हड़ताल के कारण सोमवार को इसकी कार्यवाही रद्द कर दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली की फांसी पर लगी रोक 9 जनवरी तक बढ़ा दी। दरअसल हाई कोर्ट में चल रही वकीलों की हड़ताल के कारण सोमवार को इस मामले में बहस पूरी नहीं हो सकी। गौर हो कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। कोहली की फांसी की सजा को लेकर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश PS बघेल की खंडपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई होनी थी। बता दें कि उच्च न्यायालय की इसी खंडपीठ ने कोहली की दया याचिका खारिज किए जाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले 22 दिसंबर तक कोहली की फांसी टाल दी थी और ठीक इससे पहले भी कोहली की फांसी 1 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में 82 साल के एक बुजुर्ग ने 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आपराधिक वारदातों के चलते एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में जहां 82 साल के बुजुर्ग ने 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक करीब 82 साल के आरोपी ने 5 महीने पहले पीड़िता के घर में उससे 2 बार कथित तौर पर दुष्कर्म किया, जिस कारण किशोरी गर्भवती हो गई। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने बताया कि मेडिकल जांच से पता चला है कि पीड़िता 4 महीने की गर्भवती है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। चलिए अब एक रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर।
संयुक्त राष्ट्र ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अपनी एक चिट्ठी में साहिब कहकर संबोधित करने की अपनी गलती को सुधार लिया है। जी हां, दरअसल इस चिट्ठी पर भारत ने कड़ा एतराज जाहिर किया था। संयुक्त राष्ट्र ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उल दावा के सरगना हाफिज को साहिब कहकर संबोधित करने की अपनी गलती को सुधार लिया है। दरअसल भारत द्वारा इस सम्मान पर आपत्ति जताए जाने के बाद अपनी गलती पर यूएन ने खेद व्यक्त किया। मिल रही जानकारी के अनुसार अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने कल इस संदर्भ में एक और पत्र जारी किया, जिसमें 17 दिसंबर के पत्र में हुई गलती पर खेद जताया गया है। याद हो कि संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2008 में जमात उल दावा को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इसके साथ ही सईद खुद भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित लोगों की सूची में शामिल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सईद पाकिस्तान में आजादी से घूमता है और अक्सर सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करता है, जिसमें वो अक्सर भड़काऊ भाषण देता है। बताते चले कि सईद कई खौफनाक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है और भारत में हुए 26/11 हमले की साजिश रचने वाला भी सईद ही था और इस हमले में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सरकार मुंबई हमले के साजिशकर्ता जकीर उर रहमान लखवी को मिल रही जमानत को चुनौती देने में पूरी तरह से नाकाम रही। अपने तमाम दावों के साथ पाकिस्तान सरकार मुंबई हमले की साजिश रचने वाले जकीर उर रहमान लखवी के सामने नाकाम रही। जी हां, पाक सरकार जकीर उर रहमान लखवी को मिली जमानत को चुनौती देने को लेकर याचिका दायर नहीं कर पाई। वहीं लखवी ने न्यायिक आयोग के रिकॉर्ड को इस मामले में सबूत का हिस्सा बनाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। गौरतलब है कि बीते दिनों आतंक विरोधी अदालत ने लखवी को जमानत दी थी, जिसके बाद भारत के विरोध पर पाक ने मामले के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही। वहीं लखवी को जमानत दिए जाने के खिलाफ राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें लखवी को जमानत दिए जाने की आलोचना की गई और पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्रत्येक आतंकवादी गतिविधि के षड्यंत्रकर्ता को दंड मिले। उल्लेखनीय है कि मुंबई हमलों में 166 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसके साथ ही प्रस्ताव में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया कि पेशावर में हुए एक आतंकवादी हमले में 145 मासूम बच्चों सहित अन्य की त्रस्तपूर्ण हत्या किए जाने के बाद लखवी को जमानत दे दी गई। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं खेल जगत पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी समेत 5 और खिलाड़ियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल इन खिलाड़ियों ने बिना बताए विज्ञापन में भाग लिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर हरफनमौला शाहिदी अफरीदी समेत राष्ट्रीय टीम के 5 खिलाड़ियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन्होंने बोर्ड की अनुमति के बिना एक विज्ञापन में भाग लिया। बता दें कि अन्य खिलाड़ियों में मोहम्मद इरफान, वहाब रियाज, अनवर अली और फवाद आलम शामिल हैं। दरअसल बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि खिलाड़ियों ने अपने केंद्रीय अनुबंध का उल्लंघन किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बोर्ड की अनुमति के बिना वे किसी व्यावसायिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते। बजाय अनुमति का पालन किए इन 5 खिलाड़ियों ने हायर के एक विज्ञापन में भाग लिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। बीसीसीआई ने भुवनेश्वर को उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए ए ग्रेड से सम्मानित किया है, जबकि क्रिकेट से संन्यास ले चुके सचिन तेंदुलकर को ए ग्रेड से हटा दिया गया है। करियर के बुरे दौर से गुजर रहे क्रिकेटर युवराज सिंह और गौतम गंभीर को बीसीसीआई की तरफ से एक और बड़ा झटका मिला है। दरअसल युवराज और गंभीर को साल 2014-15 सीजन के लिए बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड की सभी श्रेणियों से बाहर कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को 32 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया, जिन्हें साल 2014-15 सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट श्रेणी में रखा गया। वहीं एलिट ग्रुप में पिछले साल के 4 क्रिकेटर्स को ही बरकरार रखा गया, जिनमें भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उप कप्तान विराट कोहली, वनडे विशेषज्ञ सुरेश रैना और ऑफ स्पिनर आर अश्विन शामिल हैं। वहीं बीसीसीआई ने भुवनेश्वर को उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम देते हुए पिछले वर्ष के ग्रेड बी से हटाकर ग्रेड ए दे दिया है। हालांकि ग्रुप बी में मुरली विजय, मोहम्मद शमी, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन और रोहित शर्मा है, जबकि अंबाती रायडू को भी इस ग्रुप में प्रमोट किया गया है। बताते चले कि टीम इंडिया से बाहर चल रहे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को बीसीसीआई ने इसी सीजन में 2013-14 अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। तो
तो चलिए अब रुक करते हैं बॉलीवुड की कुछ मसालेदार खबरों पर। छोटे पर्दे के एक टीवी शो में पूरा खान परिवार रंग जमाता नजर आ सकता है। जी हां, दरअसल एक शो में सलमान, सोहेल, अरबाज और उनके पिता सलीम खान सभी रंग जमाते नजर आएंगे। छोटे पर्दे के टीवी शो में जल्द ही पूरा खान परिवार एक्टिंग करते नजर आ सकता है। जी हां, सलमान, सोहेल और अरबाज खान और साथ ही उनके पिता सलीम खान सभी एक साथ टीवी पर रंग जमाने आ रहे हैं। दरअसल खबर है कि फिल्म क्वीन के निर्देशक विकास बहल एक टीवी सीरियल बनाने जा रहे हैं, जिसकी कहानी एक फिल्मी फैमिली के इर्द गिर्द घूमेगी। सोहेल खान इस शो से फुल टाइम एक्टर के तौर पर जुड़ेंगे, जबकि सलमान और अरबाज उनके पिता सलीम खान छोटी छोटी भूमिकाओं में नजर आएंगे। आपको बता दें कि विकास बहल ने शो के लिए सोहेल से बात की थी और सोहेल ने इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। बताया ये भी जा रहा है कि इस शो की शूटिंग फरवरी 2015 से शुरू हो जाएगी। फिलहाल विकास बहल, शाहिद कपूर और आलिया भट्ट स्टारर अपनी आने वाली फिल्म शानदार के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी दिन भर की 9 बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार लॉगिन कीजिए www.next9news.com। नमस्कार।